बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर जो हमारा है एटम और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आइंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आइंस क्या होते हैं। Elements within each group of the periodic table behave similarly because they have the same number of valence electrons. ये चीज़ याद रखिएगा, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टॉप टू बॉटम ग्रुप्स हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो मेन जो ग्रुप्स आते हैं वो कितने हैं, 8 ग्रुप्स हैं। तो जो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें, इंशाल्लाह वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 9th क्लास में कि ग्रुप्स कितने हैं, पीरियड्स कितने हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं किस ग्रुप में। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बताती चलूँ कि जो एलिमेंट्स एक ग्रुप में आते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे एक ग्रुप में आते हैं। तो याद रखिएगा इन सब की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसलिए हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो याद रखिएगा वो एलिमेंट्स जो एक ग्रुप में लाई करते हैं उसकी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं, ठीक हो गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो याद रखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस शेल में लाई करते हैं, और वैलेंस शेल वो शेल होता है जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट। याद रखिएगा कोई भी एलिमेंट जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए वो अपना आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसे यूज़ करता है। इसीलिए याद रखिएगा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एटम की वो डिपेंड करती हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। समझ गए मेरी बात को? ऑक्टेट रूल की बात करते हैं। एटम याद रखिएगा मेनली जो एटम्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं नेचर में, ठीक हो गया। वो फ्री नहीं पाए जाते, वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, किसी ना किसी के साथ बॉन्डेड होते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे दूं कि फॉर एग्जांपल कोई भी एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेचुरली 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होगा। याद रखिएगा एटम तब फ्री स्टेट में होता है जब उसको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे हेलोजन फैमिली है, पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कम्प्लीटली स्टेबल है, वो किसी के साथ कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उन्हें बॉन्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती, उनका आउटर मोस्ट शेल पहले से ही कंप्लीट होता है। असल में ये जो बॉन्डिंग होती है इसकी मेन रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि एटम को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एटम है, उसका आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है। याद रखिएगा ऑक्टेट रूल एक रूल है जो ये कहता है कि एटम तब स्टेबल होगा, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। याद रखिएगा ऑक्टेट ये कहता है कि एटम तब स्टेबल है जब उसके आउटर मोस्ट शेल, पीछे शेल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन उससे हमारा काम नहीं है, उसके आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। और दूसरा रूल है डुप्लेट रूल, DUPLET। डुप्लेट रूल ये कहता है कि एटम तब स्टेबल है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। और ये रूल याद रखिएगा सिर्फ जो हाइड्रोजन और हीलियम है, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के जिनका एटॉमिक नंबर 1 और 2 है, उन पे अप्लाई होता है, ठीक हो गया। तो इसीलिए ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को जो एलिमेंट्स फॉलो करते हैं वो कभी बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक हो गया। उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, उन्हें किसी के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। असल में ये बॉन्डिंग होती है किस लिए? ताकि एटम्स जो है वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करें। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है तो वो या अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे या गेन करेंगे, और उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा, वो स्टेबल होंगे, ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, आउटर मोस्ट शेल में आपको नज़र आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, और देखें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक हो गया। अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के टोटल एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फिर आ जाता है ऑक्सीजन जिसके आउटर मोस्ट शेल में
कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर इसका 8 है, ठीक है, याद रखिएगा ये। वैसे भी आप लोगों ने ये याद किए मैं एटॉमिक नंबर, तो आपको ये आते होंगे, ठीक है, और आने भी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ। हाइड्रोजन किस रूल को फॉलो करेगा? एटॉमिक नंबर 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, या एक शेल है उसमें, ठीक है, तो याद रखिएगा ये डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। एक इलेक्ट्रॉन है ना, एस जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ आ सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा या किसी के साथ शेयर करेगा, या कभी कभी ये जाहिर है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है, मेटल्स में आता है, तो ये कभी कभी जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो ये मेटल के तौर पे एक्ट करता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर देता है, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो जाएंगे तो ये स्टेबल होगा। इस तरह से कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, या 4 किसी को देगा तो फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो डुप्लेट रूल से ये भी स्टेबल हो जाएगा। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन भी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये क्या करता है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा और आउटर मोस्ट शेल इसका 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जाएगा। और इसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, तो 2 किसी से लेगा और इसका आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, एटम टेंड्स टू गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स सो एज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। एटम या तो वो गेन करेगा या लॉस करेगा या ही वो शेयर करेगा, ताकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पूरे हो जाए और उसकी बॉन्डिंग स्टेबल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इससे आगे कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। माय डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यहाँ पे स्टॉप किया था। अभी बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से एलिमेंट्स गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, कौन से एलिमेंट लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में जो 8 ग्रुप्स हैं उनमें जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं वो मेटल्स के हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल्स और सेकंड ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक हो गया। और उसके बाद जो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th आ जाते हैं वो नॉन मेटल्स हैं। कुछ उनमें भी मेटल्स हैं लेकिन मेनली उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो अल्कली मेटल्स है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक हो गया। और इन्हें अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए किसी से 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते हैं, जो कि इनकी एबिलिटी नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है इनके लिए लेना। कभी भी मेटल्स जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो किसी से 7 या 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर नहीं सकते, ठीक हो गया। इंशाल्लाह हम 9th में ही इसका डिटेल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि क्यों, वजह क्या होती है कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ ये याद रख लें कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक हो गया। जबकि दूसरी तरफ अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में वो हाफ फिट से ज़्यादा होता है ना, जैसे उसमें आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ़र्ज़ करें किसी एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या वो पागल है कि वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे? नहीं, वो किसी को 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बल्कि इसके बरक्स वो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, उनकी खींचने की एबिलिटी होती है, ठीक है। इसी तरह से 5 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट शेल में, क्या वो किसी को अपने 5 इलेक्ट्रॉन इसीलिए दे देगा? नहीं, उसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन्स खींचना आसान होता है, ठीक है। इस तरह से किसी के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन कभी किसी को नहीं देगा, बल्कि इसके बजाय इसके वो किसी से दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो वो जिनसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो कौन होती हैं? मेटल्स होती हैं। याद रखिएगा, नॉन मेटल्स मेटल्स से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं और मेटल्स हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक हो गया। इसी वजह से जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन चला गया, नेगेटिव चार्ज स्पीशी गई तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैटाइंस कहते हैं। कैटाइंस पॉजिटिव चार्ज आइंस होते हैं, ठीक हो गया। और जिनके ऊपर अगर हम बात करें कि वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज स्पीशी ली तो उनके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। -2 चार्ज आएगा, -3 चार्ज आएगा, यानी कि माइनस चार्ज आएगा, एनाइंस जिसे हम कहते हैं, ठीक हो गया। तो याद रखिएगा, आइंस 2 तरह के होते हैं। एक वो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो कैटाइंस जिनके ऊपर प्लस चार्ज आता है, एक वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एनाइंस जिनके ऊपर माइनस चार्ज आता है, ठीक हो गया। और मेटल्स हमेशा कैटाइंस की फॉर्मेशन करती हैं, नॉन
मेटल्स हमेशा एनाइंस की फॉर्मेशन करती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप, सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस। कैटाइंस कैसे बनते हैं? व्हेन एन एटम लूजेस, मैंने आपको ज़बानी बता दिया, लेकिन यहाँ पे अब ज़रा हम देख लेते हैं पिक्चर में। व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट्स प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिवली चार्ज आयन और अ कैटाइन। ठीक हो गया। द मोस्ट कॉमन कैटाइन आर दोज प्रोड्यूस बाय द लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स आइन। ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी कि मेटल लूज करेगा तो ही क्या होगा, कैटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब ज़रा आप यहाँ पे देखेंगे इसको, सोडियम में आपको क्या नज़र आ रहा है? सोडियम एटॉमिक नंबर 11। ठीक हो गया। आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप मुझे बताएं, क्या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे के अपने आप को स्टेबल करेगा या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने की एबिलिटी नहीं होती है एटम्स की। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? Na+1। जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए प्लस उतना हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन किए तो +3। ठीक है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आपके पास रिएक्शन इसमें शो किया हुआ है, देखें ये पूरा आयनाइजेशन रिएक्शन है। आयनाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आइंस की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ आइंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम आयनाइजेशन होगी, आइंस की फॉर्मेशन होगी, Na+1 और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया। ठीक है, जबकि हम अगर आयनाइंस की फॉर्मेशन करें तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ आयनाइंस, द गेन ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बाय अ न्यूट्रल एटम प्रोड्यूसेस एन एनाइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सब ना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। ये क्या करेगा? ये वही जो मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया ना, ये उसको क्या करेगा? गेन कर लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, याद रखिएगा, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हम रिएक्टेंट में प्लस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो हम प्रोडक्ट में प्लस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है, जब प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और इसका मतलब है इसने, देखें, क्लोरीन के साथ एडिशन हुई इलेक्ट्रॉन की, और एज अ रिजल्ट Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी, जिससे इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। देखें अब यहाँ पे शो किया मैंने, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 शेल है उसमें 6 और 7 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि पहले थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक हो गया। होपफुली आपको यहाँ तक कि आइंस वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्डिंग। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे आयनाइजेशन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ आयंस। ठीक है, अब देखें, हमने पढ़ा था रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फॉर कैटाइंस। जब कैटाइंस ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो मैंने आपको कहा था कि एटम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो अब वो चीज़ तो हमने डिस्कस ही नहीं की कि एटम ने तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एटम ने गेन भी कर दिया, लेकिन वो स्टेबल कैसे हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो स्टेबल कैसे होता है। ठीक है, सोडियम का मैंने आपको बताया था 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे ही था कि नहीं? ठीक है, तो अब सोडियम ने जब 11 इलेक्ट्रॉन्स थे तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो Na एटम कन्वर्ट हो गया था Na+1 आइन में। ठीक है, अब देखें, जो +1 आइन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी ना, क्योंकि उसने सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था। तो देखें, पहले इसका एटॉमिक नंबर था 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। आप sp में कंफ्यूज ना हो, आप इतना समझ लें कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। काउंट करें कितना हुआ? 11। ठीक है, लेकिन ये तब था जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं किया हुआ था। अब सोडियम का हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इसी तरह से हमने क्या कहा था कि एटम तब स्टेबल होता है जब उसका आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट रूल को फॉलो करके स्टेबल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें, इसका आउटर मोस्ट शेल 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। बैलेंस शेल वो होगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन होगा, और आखिरी शेल है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आखिरी शेल कौन सा है? सेकेंड शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब है कि एटम क्या है? अब स्टेबल है। ठीक हो गया, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? +1 चार्ज है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन के स्ट्रक्चर की। क्लोरीन पहले स्टेबल नहीं था, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन गेन किए कितने हो गए? 18 हो गए, -1 चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 1 फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स।
देखें थर्ड शेल अभी फिल नहीं है कम्प्लीटली। अगर हम बात करें क्लोराइड आयन की, याद रखिएगा ये जो आयन बनता है Cl नेगेटिव, इसको हम क्लोराइड आयन कहते हैं, ठीक है। तो क्लोराइड आयन का क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया था ना, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। पहले थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसका आउटरमोस्ट शेल क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है 8 इलेक्ट्रॉन से। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे हो जाता है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग कैसे होगी, देखें, बल्कि अगर मैं इसी की बात करूँ सोडियम और क्लोरीन की, तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि सोडियम क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन उसका गेन करेगा। तो याद रखिएगा आयनिक बॉन्डिंग ऐसी बॉन्डिंग होती है जिसमें ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, ठीक हो गया। अब यही सोडियम जिसके ऊपर +1 चार्ज है और दूसरे क्लोरीन के ऊपर क्या है, -1 चार्ज है, ऐसे ही है कि नहीं। तो दोनों का +1 -1 कैंसिल हो गया और दोनों में आपस में कौन सी बॉन्डिंग बन जाएगी, आयनिक बॉन्डिंग बन जाएगी। ऐसी बॉन्डिंग जो कि आयंस के आपस में होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज स्पीशीज़ की आपस में होगी, उस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जांपल आ जाती है, जैसे ये भी देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए, ये आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए, ठीक है। अब यहाँ पे इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, इससे आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और ये ले नहीं सकता क्योंकि ये मेटल है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, 2, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे क्या सेम बात हो रही है, एक एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, दूसरा एलिमेंट उसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कौन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 12 इसका एटॉमिक नंबर था। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन जब होंगे नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। तो फिर इसका आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, मैग्नीशियम +2 चार्ज आएगा, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -2 चार्ज आएगा। अब देखें ना ज़रा, मैग्नीशियम +2, ऑक्सीजन -2, +2 -2 दोनों सेम नंबर्स हैं बट ऑपोजिट चार्जेस हैं। इतना तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, सेम नंबर ऑपोजिट चार्जेस तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और फिर इनके दरम्यान में बॉन्डिंग बन जाएगी, जैसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग, और एज अ रिजल्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। समझ गए हैं। होपफुली आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।